learn. This is session number 8 of Business Intelligence and Tools, part 2nd. In this session, we are going to cover following topics: OLAP data modeling, OLAP tools and internet, difference between OLAP and OLTP, and multi-dimensional data model. First of all, OLAP data modeling. In the OLAP data model, the data is viewed as data cubes that consist of measures and dimensions. जो आपके OLAP डाटा मॉडल होता है उसके अंदर हम एक डाटा को व्यू करते हैं क्यूब की तरह, जिसके अंदर मेजर्स या डायमेंशंस हम स्टोर करते हैं. मोरओवर जितने भी आप डाटा मेंटेन कर रहे हैं अपनी डायमेंशंस में, उसके हर एक लेवल होता है और उन लेवल्स को जैसे आप अरेंज करते हैं वी कॉल देम एज हायरार्की, बिकॉज हर एक लेवल में पर्टिकुलर एक डिटेल को स्टोर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डायमेंशन जो है वो टाइम से रिलेटेड है तो उसके लेवल होंगे आपके डेज, मंथ्स, ईयर्स, and same for all. Each level in hierarchy will have specific values at a particular given instance. हर एक लेवल के ऊपर हम अगर स्पेसिफिक वैल्यू में डील कर रहे हैं तो एक इंस्टांस में कोई भी एक ही वैल्यू आएगी. अगर हम डाटाबेस को व्यू कर रहे हैं तो यूजर जो है वो या तो मूव अपसाइड और डाउन साइड टू जस्ट टू व्यू लेस और मोर डिटेल इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑल द लेवल्स. सो इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपने हर एक चीज की हायरार्की मेंटेन कर रखी है, लेवल्स बना रखे हैं डेज, मंथ, ईयर वाइज, और आपको उन्हीं लेवल से पर्टिकुलर किसी ईयर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ईयर के लेवल पे जाके उस इंफॉर्मेशन को ट्रेस कर सकते हैं. सो बेसिकली अगर आप OLAP डाटा मॉडलिंग में डील कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका मेन एम्फेसिस होता है डायमेंशंस के लेवल्स बनाने का. एग्रीगेशन एंड स्टोरेज मॉडल्स. The fundamental of multi-dimensional navigation of OLAP is cubes, dimension, hierarchy, and measures. When data is presented in the manner, users can use a complex set of data automatically. The ideology of OLAP is just to provide consistent response time for all your operations in the user request flow. So main purpose OLAP का बनाने का जस्ट एक ही है कि जो भी मॉडल हम बिल्ड करते हैं वो आपको एक कंसिस्टेंट लेवल पे ही रिस्पॉन्स टाइम देता है. मीन्स ऐसा नहीं कि कभी तो बहुत जल्दी आंसर आ गया और कभी बहुत लेट. सो एक लेवल मेंटेन होना चाहिए कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स टाइम का, चाहे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें. मोरओवर जो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन समरी होती है वो उसमें वर्कआउट कर ले जस्ट बिफोर एज द डाटा इज ऑलवेज कलेक्टेड इन डिटेल लेवल ओनली. मीन्स समरी जब तक आपके पास आती है उससे पहले ही हम डाटा को डिटेल मैनर में स्टडी कर चुके होते हैं अगर हम OLAP में डील कर रहे हैं. सो जितने भी ये प्री कंप्यूटेड वैल्यूज है मीन्स वो वैल्यू जो डिटेल लेवल पे ऑलरेडी हम कंप्यूट कर चुके हैं वो ही बेस होता है आपके परफॉर्मेंस गेन का इफ यू आर डीलिंग इन OLAP मॉडल. The Relational Database Management System, that is RDBMS, could be used for OLAP through database structures, indexing, or sorting aggregates, all this. If we are talking about database structures, in this we have two schemas, a star and snowflake schema. सो नॉर्मली ये जो टेक्नोलॉजी है जिसे हम रिलेशनल डाटाबेस में वर्क कर रहे हैं उसका नाम हम देते हैं ROLAP. दैट मीन्स रिलेशनल OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. सो अगर आप ROLAP को यूज कर रहे हैं और MOLAP भी है आपके पास तो बेटर होता है कि आप MOLAP को यूज करें. बट अगर आप स्केलेबिलिटी से इशू देख रहे हैं तो ROLAP की जो स्केलेबिलिटी फैक्टर है बहुत मच हायर होता है एज कम्पेयर टू योर MOLAP. बट MOLAP जो है वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर सकता है अगर हम ROLAP से उससे रेफर कर रहे हैं. Then we have HOLAP, that is hybrid online analytical processing. बेसिकली ये जो है हाइब्रिड मीन्स दो की कंबाइन करके एक बनाना. तो इसके लिए हमने बेस्ट फीचर ROLAP के भी लिए हैं, MOLAP के भी लिए हैं. उन दोनों को कंबाइन करके एक नया बना दिया, दैट इज योर HOLAP. Building the OLAP data model. The challenge in building an OLAP data model is just the mapping of an initial database model to your multi-dimensional model. It involves a certain programming skills because आपको जितने भी initial database models हैं उनको combine करके एक multi-dimensional model बनाना है. So उसके लिए आपकी basic need होती है कि आपको थोड़ा बहुत programming आनी चाहिए. OLAP database design has become an indispensable process in just developing your OLAP products as these products are linked with your OLAP technology.
टूल्स एंड इंटरनेट। कंप्यूटिंग वर्ल्ड में अगर आप डील कर रहे हैं तो दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंटरनेट एंड योर डाटा वेयर हाउस। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज हाई इंपॉर्टेंस बिकॉज जितना एडवांटेज आपको वेब से मिलती है फॉर एक्सेस, उतना इंक्रीज आप डाटा वेयर हाउस को करते हैं। मीन्स जैसे जैसे आप वेब पे बहुत इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, उसके साथ साथ आप डाटा वेयर हाउस को भी एक्सेस कर रहे होते हैं। So the reasons why internet is considered as a best decision support medium, there are certain reasons. So first of all is internet provides you connectivity. Internet आपको connectivity provide करता है whether within your system or between another systems. Second is makes managing complex administrative tasks easy even in a distributed environment. अगर आप distributed environment में भी डील कर रहे हैं तब भी आपका जो ये इंटरनेट सर्विस है वो आपको एक कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को मैनेज करने की पूरी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती है। Then data can be stored, managed on the server, thus making updating, manipulating data centrally as an easy task because server पे data maintained है, वहीं पे store हो रहा है, तो अगर आपको कोई भी update करने हैं, changes करने हैं, तो directly उस central position पे जाके आपको उन changes को apply करना है। OLAP tools एंड इंटरनेट में आगे है फीचर्स ऑफ डाटा एक्सेस यूजिंग इंटरनेट। मीन जो आप इंटरनेट यूज करके डाटा एक्सेस कर रहे हैं पर्टिकुलरली उनके क्या फीचर्स हैं। सो इन दिस वी हैव 3 जनरेशंस। First of all, in first generation, the client access the static HTML pages through web browser. जब फर्स्ट जनरेशन में हम थे तो हम इंटरनेट की तो इनिशियली जो स्टैटिक HTML पेजेस होते थे उन्हीं से ही डाटा को हम एक्सेस करते थे अपने वेब ब्राउजर्स के थ्रू। सो दिस वाज द स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इन विच डिसीजन सपोर्ट रिपोर्ट्स आर स्टोर्ड एज एन HTML रिक्वेस्ट एंड ऑन रिक्वेस्ट द यूजर डिस्प्ले द रिजल्ट। But it is insufficient as it doesn't provide web clients with interactive analytical efficiency such as drill down. Means अगर user interact करना चाहे तो वो इतनी ज़्यादा functionality उसे provide नहीं करते थे। Then we come to second generation. The second generation utilizes a multi-tier architecture just to provide the database queries. In this, the web client submit the request, which is also in the form of HTML encoded request to the web browser, and then the web server sends the query in the form of structured data which into your CGI, that is Common Gateway Interface script. It is the gateway which submits the SQL query to the database and receives the answer and again transform into HTML and then send page to the requester. So ये बहुत बड़ी प्रोसेस है जिसे हम फॉलो करते हैं। अगर मैं सेकंड जनरेशन में जो मल्टी टायर आर्किटेक्चर है तो फर्स्टली जो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है उसे एक HTML कोडेड रिक्वेस्ट को वेब सर्वर तक देना, वेब सर्वर उस क्वेरी को एक स्ट्रक्चर डाटा के फॉर्म में CGI को ट्रांसफॉर्म करता है। तो जो आपका CGI है कॉमन गेटवे इंटरफेस मेन इसी का यूज होता है बिकॉज ये जो है वो सबमिट करता है SQL क्वेरी को डाटाबेस में और फिर वहां से आंसर को रिसीव करके उसे ट्रांसफॉर्म करता है HTML में। देन ओनली वो जो पेज जो आंसर करके आया होता है उसे जिसने रिक्वेस्ट किया होता है वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ योर सेकेंड जनरेशन। Then the third generation, which is the upcoming technology, in this the web-based applications replaces your HTML gateways. So जहाँ पे आपके HTML gateways वर्क कर रहे थे वहाँ पे अब web-based application servers वर्क करेंगे। जो ये सर्वर्स हैं वो डाउनलोड करते हैं जावा एप्लेट को या फिर कोई भी एक्टिवाइज एप्लीकेशंस जो कि आपके क्लाइंट एंड पे ही एग्जीक्यूट होती है, वो करस्पॉन्डिंग होते हैं किसी भी एप्लेट के जो सर्वर एंड पे रन हो रही है। दिस मॉडल प्रोवाइड्स यूजर विद द एडवांटेज ऑफ एग्जिस्टिंग डिसीजन सपोर्ट एप्लीकेशन without the necessity to load additional software except from a web browser. So these are 3 generations related to internet, and in this we came to know about the features of data access, how we access data in these generations. Next is the difference between OLAP and OLTP. दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस करने के लिए हमारे पास पूरा एक कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम इन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं। सो नॉर्मली OLTP इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड OLAP इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग।
फर्स्ट पैरामीटर इज यूजर्स. अगर यूजर्स के रिस्पेक्ट में इनको डिफ्रेंशिएट करना हो तो OLTP में जो यूजर्स होते हैं वो नॉर्मली आपके IT प्रोफेशनल्स या फिर क्लर्क होते हैं. अब ऑन द अदर हैंड अगर हम OLAP में डील कर रहे हैं तो दे आर योर नॉलेज वर्कर्स. फंक्शन जो होता है OLTP में वो डे टू डे ऑपरेशंस पे होता है, जबकि OLAP में वो एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है. नॉर्मली जो आपका ये OLAP है वो लॉन्ग टर्म जो जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करता है. Then is your DB design. In OLTP we have a ER based application oriented design, but in your OLAP we have a star snowflake subject oriented schema. Then data. In OLTP we have a current or up to date data, but in OLAP we have historical, and accuracy is also maintained over time. Then is your usage. In OLTP there is a repetitive usage of information, but on the other hand if we are dealing in OLAP this is a ad hoc system. And access. In OLTP we can perform read write operation, but in your OLAP we use normally read operation. Then we have unit of work. In OLTP we have a simple transactions, but in OLAP we have a complex one. Number of records access in the terms of tens in OLAP, but in OLTP, but in OLAP we have millions of records which we need to access. In terms of user, in OLTP we have 1,000 number of users, but on the other hand when we are dealing in OLAP we have hundreds of users. DB size, that is database size. In OLTP we have 100 MB to GB, but in OLAP we have 100 GB to TB. Metric is transaction through output in your OLTP, and in OLAP we have query through output. So these are some measures on which we can differentiate between your online analytical processing or online transaction processing. Multi-dimensional data model. Data warehouse and OLAP tools are based on your multi-dimensional data models. So जो हम multi-dimensional data models हैं basically वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका स्टार स्कीमा और एक होता है आपका स्नोफ्लेक स्कीमा. तो जो जितने भी आपके डाटा वेयरहाउस या OLAP tools हैं basically वो इन्हीं मॉडल्स पे बेस्ड होते हैं. First of all, we discuss about star schema. In star schema, there is a large single central fact table and one table for each dimension. एक बीच में फैक्ट टेबल को हम सिंगली सेंट्रली पोजीशन पे मेंटेन करते हैं और उसके बाद जितनी डायमेंशंस आपके पास है उन सब के लिए एक एक टेबल को डिजाइन करते हैं. हर एक फैक्ट पॉइंट टू वन टपल इज each of your dimension and has additional attributes. Moreover, doesn't capture hierarchy directly. This is the example of your star schema. In this internally I have a fact table and we have three dimensions: store dimension, product dimension and time dimension. और तीनों dimensions से related एक एक टेबल हमने डिजाइन कर दिया. जो सेंटर में आपका फैक्ट टेबल होता है उसके अंदर तीनों टेबल्स की कीज हम इंक्लूड करते हैं जस्ट टू मेक अ कनेक्शन. सो वही हमने इसे कर रखा है. फैक्ट टेबल में तीन कीज हैं: स्टोर की, प्रोडक्ट की एंड पीरियड की. और ये तीनों जो है आपकी स्टोर डायमेंशन, प्रोडक्ट डायमेंशन और टाइम डायमेंशन से रिस्पेक्टिवली हमने ट्रेस किया है. There are certain benefits which are related to your star schema. That is, it is very easy to understand, easy to define hierarchies, and that too reduces number of physical joins. Next schema we have is snowflake schema, variant of star schema model. A single large central table and one or more table for each dimension. In this the dimension tables are usually normalized. So जो आपके dimension data tables हैं उसको हम फॉर्म करते हैं एक additional data table में. तो हमारा मेन पर्पज है एक डायमेंशन टेबल को स्प्लिट करना बहुत सारे टेबल्स में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मेनली हम यही करते हैं जिससे कि हमारे टेबल्स जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएं. दिस इज पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ योर स्नोफ्लेक स्कीमा. इन दिस जो आपका स्टोर डायमेंशन था मैंने उसे और ब्रेक कर दिया जस्ट टू गेट नॉर्मलाइज माई टेबल एंड आई क्रिएट अ सिटी डायमेंशन ऑल्सो. फैक्ट टेबल सेम है क्योंकि फैक्ट टेबल का कनेक्शन अभी भी उन तीनों के साथ ही है. सिटी डायमेंशनल कनेक्शन जो है वो आपका स्टोर डायमेंशन के साथ है, तो देयरफॉर सिटी की के नाम से स्टोर डायमेंशन हमने की मेंटेन करी है. सो स्नोफ्लेक स्कीमा में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं लाइक टाइम कंज्यूमिंग जॉइंस हैं, रिपोर्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा स्लो है.
The difference between your snowflake and star schema is the normalization factor. Star schema में normalization नहीं होती, snowflake में होती है. और the effectiveness of browsing reduces in snowflake because बहुत सारे joins होते हैं तो इतनी easily effectiveness नहीं आती. और performance expectation पे अगर हम decide करना चाहें तो फिर depend करता है कि हम कौन सा schema design या फिर depend करता है कि हमारा कितनी performance हमें चाहिए, उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्कीमा हमें यूज करना है. डाटा मॉडलिंग मल्टीफैक्ट स्कीमा. ईच ऑफ द डायमेंशन टेबल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फील्ड प्राइमरी की. प्राइमरी की मीन्स जो कि आपको यूज करनी है टू डिटरमाइन टू गेट योर ईच रिकॉर्ड डिफरेंट फ्रॉम अनदर रिकॉर्ड. तो हर डायमेंशन टेबल में एक सिंगल प्राइमरी की मेंटेन होती है जिससे कि जो रिलेशनशिप है वो हमेशा बनता है वन टू मैनी का. बिकॉज अगर एक टेबल में वो प्राइमरी की है तो दूसरी फैक्ट टेबल में वो फॉरेन की तरह एक्ट करेगी. जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, जो स्टोर की थी वो स्टोर डायमेंशन के अंदर प्राइमरी की थी बट फैक्ट टेबल के अंदर वो एज अ फॉरेन की थी. तो फैक्ट्स आर रिलेटेड टू स्नो एंड फ्लैग स्कीमा. तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके लिए रिलेटेड टू होते हैं आपके स्नो या स्टार स्कीमा से. तो उन फैक्ट्स के नाम है मॉडल्स, how to use this, data normalization and storage, and lastly benefits of your snowflaking. So first of all, model. The fact table consists of the main data and the other smaller dimension tables contains the description for the each value in that dimension. मॉडल मीन्स हमें कैसे फैक्ट टेबल को कंसिस्ट मेंटेन करना है कि उसके अंदर सारा मेन डाटा स्टोर हो और बाकी जितने भी डायमेंशन टेबल्स आपने बनाए हैं उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव वैल्यू हो हर एक डायमेंशन की. तो इसके अकॉर्डिंग हम एक मॉडल को मेंटेन कर करते हैं. मोरओवर अगर फैक्ट टेबल जो है बहुत सारी फॉरेन की से बनता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्राइमरी की बना देता है उस फैक्ट टेबल की. स्टार स्कीमा के अंदर क्वेरीज बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं अगर हम कंपेयर करें स्नोफ्लैक से. Next fact is uses. The star and snowflake schema are used in dimensional data जहाँ पे आपकी जो retrieval होता है उसकी speed बहुत ज़्यादा important रखती है than your efficiency. So decision as to which schema should be used depends on two factors. First factor is your database platform and another one is query tool which is to be used. So star schema is relevant in the environment where the queries are much simpler and query tools exposes the users to your fundamental table structures. But on the other hand अगर आपको snowflake schema यूज करना है तो वो उन applications के लिए यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा complex conditions होती हैं और हमें उनके अंदर queries को अप्लाई करना है और टेबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डी अटैचमेंट मीन्स ज्वाइंस होते हैं. सो इन दो पैरामीटर्स पे ही डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्कीमा फॉलो करेंगे. नेक्स्ट फैक्ट इज डाटा नॉर्मलाइजेशन एंड स्टोरेज. The data in the database could be repeated and to reduce this redundancy normalization should be used. So normalization जो है वो space requirement को बहुत reduce करती है because जो redundant data है हम उसको remove कर देते हैं अपनी normalization में. तो जो dimension tables हैं वो normally smaller होते हैं as compared to your fact table. Now there are certain benefits which are related to your snowflaking. First of all, there are some OLAP multi-dimensional database modeling tools that use dimensional data marts as your data source and are also optimized for snowflake schemas. So OLAP के अंदर जो आपके multi-dimensional database है वहाँ पे हम यूज करते हैं dimensional data marts को अपने data source की तरह. और if the dimension is merger means कि most of the possible values for a dimension have no data. बहुत सारी ऐसी values हैं जिसके अंदर डाटा नहीं है या फिर कोई ऐसी dimension है जिसमें बहुत बड़ी लिस्ट है attributes की तो हम dimension table को ऑक्यूपाई करते हैं significant proportion से अपने database की. To assist reporting, a multi-dimensional view is sometimes added to an existing transactional database. In this case, the table which describes the dimension will already exist and typically be normalized. Hence, there is a snowflake schema which is easier to implement if we are dealing in this particular case. A snowflake schema at times can reflect the way in which the users think about data. Because user जो है वो prefer करते हैं query को generate करना using your star schema बहुत कम केसेस में. It may or may not be dependent or reflected in your organization of database. So अगर आपको snowflake schema जो कि हमारा हर एक टाइम के हिसाब से डाटा को रिफ्लेक्ट करता है तो नॉर्मली यूजर्स इसी को यूज करते हैं.
Then there are some users which may wish to submit queries to the database and which cannot be expressed within a simple star schema, which is used in your conventional multi-dimensional reporting tools. So in this particular case, we have data mining of customer database, where a common requirement is to locate the common factors between the customers who bought the products or meeting the complex criteria. So in this, no flagging would usually be required to permit the simple query tools just to form such a query, especially if conditions for those forms of query were not expected when the data warehouse was first designed. So these are some benefits related to your स्नो फ्लैगिंग, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि स्टार स्कीमा से ज़्यादा स्नो फ्लैग स्कीमा को लोग प्रेफर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मलाइजेशन, और क्वेरीज हम इजीली सबमिट करके उसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को भी हम हैंडल कर सकते हैं बाय दिस स्नो फ्लैगिंग. Do it yourself. First question, differentiate between OLTP and OLAP. OLTP is online transaction processing and OLAP is online analytical processing. And secondly, you need to explain your star schema with a perfect example जिसके अंदर आप एक fact table बनाएंगे और उसके साथ associated dimension tables. Thank you. Happy learning. We learning.